नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज हम करेंगे विश्लेषण महाकौशल के चुनावी मिजाज का। क्या कुछ गुणा गणित है महाकौशल का? जिस तरह से 2018 की हम बात करें, 2018 में कांग्रेस ने एक बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर किया था। लगभग अगर बात की जाए महाकौशल की तो 38 सीटों से फतेह की खुलेगी सत्ता की तिजोरी, यानी कि 38 सीटें महाकौशल में आती हैं। महाकौशल में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले आते हैं। ये अहम जिले हैं। जाने क्या है महाकौशल का चुनावी मिजाज। आज की पड़ताल में, आज की विश्लेषण में हम आपको बता रहे हैं। महाकौशल के चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। हमने देखा 2018 में कांग्रेस की वहां बल्ले बल्ले रही। 2018 के चुनाव में बीजेपी को महाकौशल इलाके से निराशा हाथ लगी थी। 2018 में बीजेपी को मात्र 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 2018 में 24 सीट जीत हासिल करने में उसको सफलता हासिल की थी। एक सीट कांग्रेसी विचारधारा के उम्मीदवार ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीती थी। तो इस हिसाब से देखें तो 25 हो जाती हैं। 2013 में बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 13 सीट मिली थी, यानी कि 2018 का जो आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में था, ठीक उसके उलट 2013 में बीजेपी के पास में वो आंकड़ा था। आदिवासियों की नाराजगी से महाकौशल में लगा था बीजेपी को झटका। कहीं ना कहीं अब इस वर्ग को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से। कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने से कांग्रेस को इसका फायदा भी हुआ था और इतनी सीटें उसने गेन की थी। कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें कांग्रेस की झोले में गई थी। क्या 2023 में भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर पाएगी या बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी? कांग्रेस को 2018 का प्रदर्शन दोहराने की एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक बेहतर गेन 2018 में किया था कांग्रेस ने। बीजेपी को प्रभाव बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। तमाम सारे नेता हैं, तमाम सारे छत्रप है बीजेपी के। वहां पर बीजेपी से आदिवासी वोट बैंक छिटका था 2018 में। अब उसी को रिकवर करने की कोशिश है। लाडली बहना योजना से आधी आबादी को साध रही है बीजेपी। इसके अलावा पेसा एक्ट की हम बात करें, पेसा एक्ट का दांव चलकर भी आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ा वर्ग है आदिवासी वहां पर। कांग्रेस का फोकस बीजेपी से नाराज मतदाता पर है और इसी स्ट्रेटेजी पर, इसी रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं को सक्रिय कर रखा है। वो तमाम सारे जो नेता हैं आदिवासी वर्ग से आते हैं उनको सक्रिय किया। कांग्रेस कमलनाथ सरकार के कामों को गिना रही है, 15 महीने में जो कुछ किया। जबलपुर की बात करें तो 8 सीट, पाटन, बरगी, जबलपुर, पूर्व जबलपुर, उत्तर, ये तमाम सारी चीजें हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो 7 सीटें हैं। जुनारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसा, छिंदवाड़ा, परासिया और पांडुरना 7 की 7 2018 में कांग्रेस के पास गई थी। कटनी की 4 सीटें हैं। बड़वारा, विजय राघवगढ़, बुड़वारा और बहोरी बंद। बालाघाट में 6 सीटें हैं। बेहर, बालाघाट, परसवाड़ा, लौंजी, बारा सिवनी और कटंगी, ये वो सीटें हैं इस महाकौशल क्षेत्र की जिसको हम बता रहे हैं क्या कुछ गुणा गणित 2018 में रहा और 2013 में क्या कुछ स्थिति रही। 13 सीटें जिस तरह से बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी, 24 सीटें 2018 में कांग्रेस ने जीती थी। 1 सीट उन्हीं की विचारधारा जो निर्दलीय लड़े थे उनके खाते में गई थी और ठीक यही आंकड़ा 2013 में बीजेपी के पक्ष में दिखा। 1 सीट कांग्रेसी विचारधारा के उम्मीदवार ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीती थी, जिस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से आंकड़ा 2018 में रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे एंगल हैं जिस पर अब 2023 का जो चुनाव है उस पर डिपेंड होगा। आदिवासी एक बहुत बड़ा वर्ग है। एक तरफ कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि उस परफॉर्मेंस को जो उसने परफॉर्म किया था उसको बरकरार रखा जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी ये चुनौती होगी कि 2013 में जिस तरह से उसने गेन किया था उसको कैसे 2023 में पकड़ा जाए। बीजेपी के सामने तमाम सारी चुनौतियां भी इस क्षेत्र में है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर यह कहा जा रहा है कि तमाम सारे दिग्गज नेता, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसके चलते नाराजगी है। दूसरी तरफ जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें तो इस बार इस चुनाव से पहले पैसा एक्ट को लेकर एक बड़ा दांव बीजेपी ने चला है और कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर को साधने की पूरी कोशिश की गई है। हम महाकौशल की बात कर रहे हैं, महाकौशल के मिजाज की बात कर रहे हैं। अपने पैनल के साथ
क्या कुछ गुणा गणित है 2023 में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर 2018 में कांग्रेस के खाते में 24 सीटें थीं, बीजेपी को मात्र 13 सीट मिली थी। एक सीट कांग्रेस के विचारधारा के जो उम्मीदवार रहे निर्दलीय के तौर पर, उन्होंने वो सीट जीती थी। तो ये गुणा गणित 2018 का है। और इसके उलट 2013 में इसका उलट था, 24 सीटें बीजेपी वहां पर हासिल की थी बीजेपी ने, और 13 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो ये अंक गणित है। कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो सभी 7 की 7 जो विधानसभा हैं वो कांग्रेस की झोली में गई थी। आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत करूंगा चैतन्य जी आपका। चैतन्य जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य जिस तरह से हमारी आपसे चर्चा हुई थी नासाज है, फिर भी आप हमसे जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। मेरा सीधा सा सवाल कि 2023 का जो महाकौशल का दंगल है, जो महाकौशल का मिजाज है, किस रूप में आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 2018 की बात करें, कांग्रेस बेहतर गेन कर पाई थी वहां पर, और ठीक उसके उलट वही परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है। उसका उल्टा परफॉर्मेंस 2013 में बीजेपी का था। इस बार किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आदिवासी एक बड़ा फैक्टर इस अंचल में काम करता है? जी देखिए राजेश जी, अभी आपने जो बताया कि 2013 और 2018 में एक दूसरे से पलट जो रिजल्ट आए थे जी। 2018 में जो 24 सीटें महाकौशल में कांग्रेस ने जीती थी, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये था कि महाकौशल का जो व्यक्ति है, जो नेता है कमलनाथ, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था। और इस बार भी आपने देखा होगा कि पूरे तमाम शहरों में कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री के रूप में पोस्टर लगाए गए थे। महाकौशल एक बहुत ही उपेक्षित, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह में महाकौशल बहुत उपेक्षित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि पिछली बार की शिवराज सिंह सरकार में मात्र एक राज्य मंत्री हमारे जबलपुर से थे, शरद जैन, और इस बार भी एकमात्र राज्य मंत्री हैं पूरे महाकौशल इलाके से। जबकि आप दूसरी तरफ देखें कि 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी, उसमें जबलपुर से ही 2 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे, और मुख्यमंत्री तो महाकौशल छिंदवाड़ा से आते ही थे। इसके अलावा एक बार, पहली बार राजनीति के इतिहास में जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान एक आकर्षित किया गया था। तो मुझे लगता है कि महाकौशल अपनी उपेक्षा को लेके निश्चित तौर पे नाराज है। यहाँ पे आप देखिए कि इंदौर विकास प्राधिकरण में नियुक्ति हो चुकी है, और भी अन्य विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति हो चुकी है। चैतन्य भट्ट साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उपेक्षित रहा ये महाकौशल क्षेत्र है, और ये भी सही है कि तमाम सारे दिग्गज नेता इस क्षेत्र से आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन क्या माना जाए, ये जो उपेक्षा हुई है, कमलनाथ की सरकार रही 15 महीने, उसने जो कुछ किया या कर पाई या न कर पाई, या फिर जिस तरह से लगातार बीजेपी सत्ता में आसीन रही है, किसको नफा नुकसान इस उपेक्षा का 2023 में मानते हैं? यानी कि जो वोटर है, जो वहां की जनता है, ये नाराजगी किस पर दिखेगी? नहीं, देखिए, जिसकी सरकार है उस पर नाराजगी होगी जी। जब आपने पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी अगर आपने कोई मंत्री नहीं दिया, दूसरी बात अगर इस बार भी आपने कोई मंत्री नहीं दिया, तो निश्चित तौर पे जनता को ये लगता है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। दूसरी बात ये है कि जो स्मार्ट सिटी का मसला है, जैसा आपने अपने इसमें दिखा भी रहे हैं आप, जबलपुर स्मार्ट सिटी में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पूरे शहर को बर्बाद करके रख दिया है, और अधिकारियों के दम पे पूरा स्मार्ट सिटी का काम चला। किसी भी जनप्रतिनिधि को वहां हस्तक्षेप करने की ना तो इच्छा है और ना उसके पास अधिकार है। तीसरी बात यह है कि एक बहुत सक्षम इलाका है महाकौशल। आप देखिए कि यहाँ पर खनिज भी बहुत अच्छा है, पानी भी बहुत अच्छा है, मजदूरी भी बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन उद्योगों के नाम पे महाकौशल जीरो है। और यही कारण है कि आप जबलपुर, जो महाकौशल का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, वो भी बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर बन के रह गया। छोटे शहरों सर, आप जुड़े रहिए, चेतन भट्ट साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रशांत गोलू तिवारी साहब सह मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश बीजेपी के, वो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। स्वागत करूंगा प्रशांत जी आपका। और सीधा सा सवाल, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं महाकौशल की, महाकौशल के गुणा गणित की, 2023 में जो महाकौशल की जनता है,
क्या सोचकर बैठी है बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अभी मैं चेतन भट्ट साहब से भी बात कर रहा था, ये तमाम सारी जो चीजें हैं, अगर बात की जाए इस अंचल की, जबलपुर एक बहुत बड़ा शहर जिस तरह संस्कार धानी कहा जाता है, और पूरे अगर हम बेल्ट की बात करें, जिस तरह से एक डेवलपमेंट वहां पर होना चाहिए, जिस तरह से विकास वहां पर होना चाहिए, तमाम सारे नेता रहे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्या ये बड़ा मुद्दा रहेगा? गोलू साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जी। वैसे पूरे महाकौशल क्षेत्र में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में जो सबसे उत्तम काम है वो महाकौशल क्षेत्र में पार्टी का है। किन्हीं कारणोंवश, दुर्भाग्यवश 2018 में हम लोग उस स्तर पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो कीर्तिमान रच रहा है, 7 बार कृषि कर्मण्य अवार्ड मध्य प्रदेश को प्राप्त हो चुका है। लाडली बहना योजना बहनों की सेवा करने के लिए तत्पर है। जून माह से योजना प्रभावी होने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा, चूंकि महाकौशल में एक बहुत बड़ा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र भी आता है जी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन महानायकों को, आदिवासी महानायकों को समाज के सामने लाने का जो काम किया है, जो व्यापकता आज उनको मिली है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मेहनत को 4 चांद लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे महाकौशल स्तर में, चाहे आप देखिएगा छिंदवाड़ा हो। ठीक है प्रशांत जी, एक बड़ा सवाल इस क्षेत्र को लेकर ये आता है कि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में जिस तरह से कहा गया कि कमलनाथ जी जैसा चेहरा वहां पर था, उस अंचल से वो आते हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला और एक बेहतर परफॉर्म वहां पर कांग्रेस कर पाई। इसके अलावा आदिवासियों का साथ भी मिला और यही कारण है कि 24 सीटें जीतने में कांग्रेस वहां पर कामयाब रही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी की तमाम चेहरे होने के बावजूद मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था, महाकौशल को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये नाराजगी है। क्या ये नाराजगी भारी पड़ सकती है बीजेपी के लिए इस क्षेत्र में? प्रशांत जी। चलिए दोबारा आऊंगा प्रशांत जी, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा उसी सवाल के साथ में जो सवाल अभी किया था, शायद बेहतर तरीके से वो हमारा सवाल आप तक नहीं पहुंच पाया। विनोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। विनोद जी स्वागत है आपका। विनोद जी सीधा सा सवाल, 2018 में कांग्रेस एक बेहतर सीटों के साथ महाकौशल में आई थी, 24 सीटें आपने वहां पर जीती थी। इस बार नहीं लगता कि एक कांग्रेस के सामने एक चुनौती है, क्योंकि जिस चेहरा वही है आपके पास में, ये कहा जाता है कि आपके पास में कमलनाथ का चेहरा, उसका फायदा आपको मिला इस अंचल में और बेहतर परफॉर्म आपने किया। इसके अलावा आदिवासियों ने भी आपका साथ दिया। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो चाहे पैसा एक्ट हो या अन्य तमाम सारी चीजें जो सरकार, प्रदेश सरकार ने या जो केंद्र सरकार ने की हैं, उससे कैसे निपटेगी कांग्रेस? कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो करके दिखाया है, 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने करके दिखाया है, पूरे प्रदेश से देखा है। इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ कमलनाथ जी ने लगातार संघर्ष किया और कठोर कार्रवाई की है। प्रदेश 15 महीने की शासन को चाहता है, सुशासन को चाहता है और ये कुशासन से मुक्ति चाहता है। कमलनाथ जी का चेहरा साफ सुथरा चेहरा है। कमलनाथ जी का चेहरा ऐसा है जो गद्दारों के द्वारा प्रताड़ित किया हुआ चेहरा है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बार कमलनाथ जी को और अधिक बहुमतों के साथ सरकार में लाना चाहती है और सरकार बनाने का मौका देना चाहती है। इनके कोई भी एक्ट, इनके माननीय शिवराज जी के द्वारा दिए गई किसी भी घोषणा को फील्ड में कभी भी पालन नहीं किया जाता है, केवल वो कागजों में रहती है। पूरी तरह से जनता को अच्छी तरह से पता है, मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि जो भी एक्ट लाए जाएंगे
जो भी चाहे लाडली लक्ष्मी हो या पैसा एक्ट हो, ये सारा कागजों का है। इसको फील्ड में किसी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता सजग है, जनता अच्छी तरह से सब कुछ समझती है और आपके सामने परिणाम आएगा। जो लोग गद्दारी किया है उनको सजा मिलेगी और प्रशासन के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता भारी मतों से वोट करेगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। श्रीवास्तव जी, लेकिन ये कहा जाता है, इस अंचल के लिए कहा जाता है, महाकौशल के लिए सरकार किसी भी की रही हो, लेकिन अभी भी ये इलाका, ये पूरा अंचल महाकौशल अभी भी उपेक्षित है। जो कुछ इसको मिलना चाहिए था, जितना डेवलपमेंट, जितना विकास इसका होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। 15 महीने आप भी सरकार में रहे, लेकिन जिस गति से कई मंत्री भी इस अंचल से कमलनाथ कैबिनेट में रहे हैं, लेकिन जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उतना नहीं मिल पाए इस अंचल को। साक्षी है कि माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की कैबिनेट को जबलपुर में लाकर दिया, पूरी की पूरी सरकार को महाकौशल में लेकर आए, महाकौशल के विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं ली। ये बात अलग है कि सरकार गिरा दी गई गद्दारों के द्वारा। कांग्रेस को जितना लाभ मिलना चाहिए था महाकौशल को, वो महाकौशल को लाभ नहीं मिल पाया। सारी योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि हम लोगों ने बजट कांग्रेस ने पास भी कर लिया, बजट पास होने के बाद भी उसके क्रियान्वयन में रोक लग गया क्योंकि सरकार गिर गई। अब महाकौशल की जनता इस बार वो सारी योजनाएं जो कांग्रेस ने महाकौशल के विकास के लिए बनाई थी, उनको फलीभूत करने के लिए मध्य प्रदेश में महाकौशल बहुत अच्छी सीटों के साथ कांग्रेस को विजयी बनाने वाला है। ये आप देखेंगे। चलिए, मैं प्रशांत गोलू तिवारी साहब हमारे साथ में है। प्रशांत जी, आवाज मिल पा रही है बेहतर तरीके से हमारी? प्रशांत गोलू तिवारी साहब, आवाज मिल रही है? चलिए, चैतन्य भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चैतन्य जी के पास में आता हूं, फिर दो मेहमान बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ में, उनके पास वापस आऊंगा। चैतन्य जी, आवाज मिल पा रही है हमारी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चैतन्य जी, इस तरह से आप बिल्कुल वाजिब बात आपने कही थी कि जो कुछ इसको मिलना चाहिए, इस अंचल को मिलना चाहिए, जिस तरह से महाकौशल को मिलना चाहिए था। हमने जो सवाल प्रशांत गोलू तिवारी साहब से किया था कि तमाम चेहरे हैं बीजेपी में, बीजेपी की सरकार है, तमाम सारे चेहरे हैं, उन चेहरों में से कुछ को जिस तरह से प्रतिनिधित्व कैबिनेट में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसको लेकर नाराजगी है। क्या ये बात सही है कि इस अंचल में इस बात को लेकर नाराजगी है कि वो प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए था सरकार में वो नहीं मिला? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, हर इलाके का व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि सत्ता में भागीदारी करे, और जब वो सत्ता में भागीदारी करता है तो निश्चित रूप से उस अंचल का विकास होता है। लेकिन महाकौशल के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा, जैसे अभी आपने बताया कि 15 महीने की सरकार रही लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो 15 महीने में जो कुछ भी किया जा सकता था वो करने की कोशिश की। बहुत सी योजनाओं की स्वीकृति भी हुई, शिलान्यास भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बहुत लंबे समय से सरकार में है। अगर महाकौशल को डेवलप करने की बात होती, महाकौशल अकेला, मैं आपको बता रहा हूँ, खनिज के मामले में, पानी के मामले में, इन तमाम मामलों में बहुत समृद्ध है। और यही कारण है कि यहाँ पर उद्योगों की स्थिति इतनी कमजोर है कि उद्योग नहीं आ पा रहे हैं। अभी जरूर मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि जबलपुर में इसमें महाकौशल में काफी उद्योग लगने वाले हैं। यहाँ पे 5 आयुध निर्माणी फैक्ट्री थी, जहाँ पर आज से कई वर्ष पहले कम से कम 250 से 300 एंसरीज, मतलब सहायक उद्योग थे। कोई नट बनाता था, कोई बोल्ट बनाता था, कोई गद्दी बनाता था। वो तमाम जो सहायक उद्योग हैं वो खत्म हो गए। और आज की तारीख में जबलपुर जैसे प्रमुख शहर में बच्चों के लिए कोई काम नहीं है उनकी योग्यता के आधार पे। इसलिए हर बच्चा बाहर जा रहा, चाहे वो पूना हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो। तो ये भी देखना होगा कि हमारे घर, हमारा जो महाकौशल अंचल है वो इतना उपेक्षित क्यों हो गया कि यहाँ का कोई बच्चा उसको काम के लायक नहीं समझ रहा है और बाहर जा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी लाडली बहना जो योजना लागू की है उसका निश्चित तौर पे फायदा मिलने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात ये आ जाती है, दूसरी बात ये आती है, जब मैं 2018 की बात करता हूं तो उसमें चेहरे के तौर पर कमलनाथ का चेहरा, और ये कहा जाता है कि आदिवासियों का एक बड़ा फैक्टर काम किया कांग्रेस के पक्ष में। अब जिस तरह से आदिवासियों पर बीजेपी फोकस रही है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, पैसा एक्ट, जिस तरह से गौरव दिवस यहाँ पर राजधानी भोपाल में मनाया गया है, समय समय पर आदिवासियों के लिए तमाम सारी योजनाएं, कार्यक्रम हुए हैं।
क्या इसके जरिए एक बीजेपी की जो रणनीति है 2023 में कहीं ना कहीं फलीभूत होती दिख रही है? क्योंकि 13 का जो आंकड़ा, फिर वही आंकड़ा लगभग जो बीजेपी के पास में था वो 18 में कांग्रेस के साथ पास शिफ्ट हो जाता है। क्या इस तरह की जो चीजें अब 23 में बीजेपी इन चीजों के सहारे गेन करती हुई नजर आ रही है, जो वर्तमान में जो स्थिति है 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जब चुनाव पास आता है तो तमाम तरह की घोषणाएं सत्ता पक्ष द्वारा की जाती हैं। पैसा कानून की जो आप बात कर रहे हैं तो 1996 में लागू हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी जाके लागू हुआ है। आदिवासियों की जहां तक स्थिति, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क आया हो। हमारा बहुत से इलाके जैसे मंडला है, अनूपपुर है, डिंडोरी है, ये सब आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं और यहाँ पे आदिवासियों की स्थिति वैसे ही है। जल जंगल जमीन के लिए बहुत लंबे अरसे से वो आंदोलन कर रहे थे। अब भट्ट साहब जुड़े रहिए आप। सीधे मैं प्रशांत गोलू तिवारी साहब, सह मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश भाजपा, हमारे साथ में हैं। गोलू साहब, सवाल वही जो पहले हम आपके पास में लेकर आए थे, बेहतर तरीके से हमारा आपका संवाद नहीं हो पाया। सवाल इसी बात को लेकर है कि एक बड़ा अंचल महाकौशल और बड़े चेहरे भी है बीजेपी के पास में, लेकिन सरकार में जिस तरह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं मिला और कहा जा रहा है इसको लेकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी है। चुनौती है 2023 में ये। लगता है प्रशांत गोलू तिवारी जी से मेरा जो बेहतर एक संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। विनोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है। विनोद जी, अब पहले भी मैंने जिक्र किया कि आदिवासी एक बड़ा फैक्टर वहां पर है और उस पर सवार होकर 2018 में आपने फतह हासिल की थी। पैसा एक्ट हुआ, अन्य चीजें जो बीजेपी की तरफ से की गई हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस इसी वोट बैंक पर है। आप किस तरह से अब इस वर्ग को साधेंगे? चैतन्य भट्ट जी ने बहुत अच्छी बात कही। आपने सुना दूसरी जगह 1996 में पैसा एक्ट लागू कर दिया जी, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी लागू किया गया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में है वो आदिवासियों के हितों के लिए चिंतित नहीं। आदिवासियों के हितों के लिए उसने कोई प्रोजेक्ट, किसी तरह का कोई प्लान नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी महाकौशल के नेता थे। महाकौशल की नेतागिरी से वो आज पूरे प्रदेश के नेता बने और आदिवासी ही उनको चुनकर सांसद बनाते थे। कमलनाथ जी का जो प्यार है, लगाव है और जो चिंतन है वो आदिवासियों के लिए मूल रूप से है और महाकौशल का नेता होने के कारण जबलपुर नर्मदांचल से उनका भारी प्रेम है। निश्चित रूप से महाकौशल की जनता ये जानती है कि अगर कमलनाथ जी उन्हें मुख्यमंत्री बनते हैं तो जिन्होंने जबलपुर को 2 कैबिनेट मंत्री दिए, जबलपुर के विकास के लिए पूरी कैबिनेट को जबलपुर में बैठाया, करोड़ों रुपए का प्लान बनाया, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट दिया, तो निश्चित रूप से महाकौशल और आदिवासी अंचल को कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से भारी लाभ मिलेगा, भारी विकास मिलेगा और नौजवानों को काम मिलेगा, आदिवासियों के हित में काम होंगे। लेकिन बिल्कुल विनोद श्रीवास्तव जी, इस तरह से वाजिब आप बात कर रहे हैं, उस चेहरे की बात कर रहे हैं जिस चेहरे पर आपने 2018 में बेहतर गेन महाकौशल में किया था, लेकिन बीच में जब बात आ जाती है, जब पोस्टर लगता है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ का, और ऐसे में तमाम सारे वर्जन आ जाते हैं कांग्रेस के नेताओं की कि वो तो दिल्ली से तय होगा या फिर ऐसी परंपरा नहीं रही है, विधायक दल ये चयन करेगा, तो नहीं लगता कि इस अंचल को कहीं ना कहीं धक्का लगता है कि भाई जो चेहरा है जिसका लाभ हमें 2018 में मिला था वही चेहरा तो सीएम पद का है? तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा नहीं होती? आप जिस तरह से उस चेहरे की बात कर रहे हैं, जिस तरह चेहरों की आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक बेहतर परफॉर्म उस चेहरे के दम पर महाकौशल में किया था। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रजातांत्रिक पार्टी, हमारे प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता ही कांग्रेस में तय करती है कि कौन विधायक होगा, कौन सांसद होगा। इसी तरह से जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में प्रशांत गोलू तिवारी साहब से शायद बेहतर संवाद अब हमारा हो। प्रशांत जी, आवाज मिल रही है हमारी? प्रशांत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कि प्रशांत गोलू तिवारी साहब के पास में जिस बेहतर संवाद हमारा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। विनोद श्रीवास्तव जी, जारी रखिए आप अपनी बात। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता किस चेहरे को पसंद करती है, मध्य प्रदेश की जनता किस चेहरे पर वोटिंग करना चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता
किसको समझ रही है कि गद्दारी से पीड़ित कौन है, कौन है जो पूरे प्रदेश में विकास करना चाहता था और जिसको कि 5 साल के लिए चुना गया था, कूटनीति की तरह खरीद कर विधायकों को, चलिए अंत में मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगा, बहुत कम वक्त हमारे पास बचा हुआ है। चेतन भट्ट साहब बस अब सीधा सा आखिर में सवाल इसी बात को लेकर है कि 2013 की जो लड़ाई हुई उसमें बीजेपी ने बेहतर गेन किया, 2018 में कांग्रेस ने बेहतर गेन किया, 23 में क्या लग रहा है कि जो फाइट होगी, जो मुकाबला होगा, कड़ा होगा, नेट टू नेट होगा? नहीं, देखिए इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सिंगरौली नगर निगम में के महापौर में कब्जा किया था और उन्होंने जो घोषणा की कि वो पूरे 230 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा जनता दल यू भी अपनी तरफ से ताल ठोक रहा और MIM, ये तीनों दल भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोनों दलों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर कोई तीसरी ताकत उभरती है मध्य प्रदेश में तो इन तीनों चारों दलों का जो एक संगम हो सकता है। बिल्कुल बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा जिस तरह से सिंगरौली ने आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया है, और इस अंचल में यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस अंचल में एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उसको लगता है, चाहे वो कांग्रेस का नाराज नेता हो या फिर बीजेपी का नाराज होता हो, आम आदमी पार्टी बैठी हुई है लपकने के लिए। और यही कारण है कि जो महाकौशल का इस बार का जो मुकाबला होगा, जो जंग होगी, दिलचस्प होगी, कड़ी होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पे मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर IND एनालिसिस में हमने बात की महाकौशल के चुनावी गणित की, चुनावी मिजाज की। इसमें बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।